छात्रों, कक्षा 11वीं के अंतर्गत वाणिज्य विषय में व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज हम इकाई 2 अध्याय 4 के अंतर्गत आपको समझाएंगे कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप क्या हैं। यहाँ आप देख रहे हैं व्यावसायिक संगठन के जो स्वरूप हैं, जो प्रकार हैं: एकल स्वामित्व या एकल व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समिति और कंपनी। एकल स्वामित्व व्यापार से आशय क्या है, विशेषताएं क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका महत्व, गुण व दोष तथा एकाकी व्यापारी का नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से श्रेष्ठ है। तो यहाँ हम व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के अंतर्गत सर्वप्रथम हम यहाँ पर एकल स्वामित्व वाले व्यापार क्या हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। ये आपके सामने व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय को करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसके दिमाग में, मस्तिष्क में एक किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने की कल्पना सामने होती है। उसके पश्चात वो व्यवसाय की कल्पना को साकार करने के लिए व्यवसाय से जुड़े हुए समस्त संसाधनों को एकत्र करने का प्रयास करता है। उसके पश्चात उन संसाधनों का उपयोग करते हुए व्यावसायिक प्रक्रिया को अपनाना शुरू करता है। तो यहाँ पर जब भी कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय का संचालन करता है तो उसे अपने व्यावसायिक इकाई को, व्यावसायिक संगठन को किसी न किसी रूप में उसको अपनाना होता है, अर्थात अपने व्यावसायिक इकाई को एक संगठन का उसको एक रूप देना होता है। भारत में जो प्राचीन काल से व्यवसाय के स्वामित्व के विभिन्न स्वरूपों का विकास हुआ है। यहाँ पर व्यवसायी को वर्तमान में जो व्यवसाय वो संचालित कर रहा है उसके व्यवसाय के विकास और विस्तार की दिशा में व्यवसायी को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पर स्वरूप का निर्धारण, अर्थात उस व्यापार का आकार किस प्रकार का है, देखते हुए व्यवसायी को प्रत्येक स्वरूप के लाभ व हानि को देखकर कुछ निर्णय करने होते हैं। वह यहाँ पर साधनों को ध्यान में रखकर अपने व्यवसाय को किस प्रकार का स्वरूप प्रदान करेगा उसको वो तय करता है। तो यहाँ पर जो विभिन्न व्यावसायिक संगठन के जो रूप हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे पहला रूप हो गया एक अकेले व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय करना, जो कहते हैं हम जिसको एकल स्वामित्व या एकल व्यवसाय। दूसरा प्रकार यहाँ पर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है, जिसमें एक ही परिवार के सदस्य आपस में मिलकर सामूहिक रूप से व्यवसाय को करते हैं, वो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तीसरा इसमें होता है संगठन में साझेदारी। साझेदारी क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं तो वो साझेदारी द्वारा व्यवसाय कहलाता है। इसके बाद सहकारी समिति है। सहयोग की भावना से, आपसी मेल जोल से मिलते हुए चार लोग जो हैं वो मिलकर एक समिति बनाते हैं और बगैर लाभ की आकांक्षा के वो सेवा करते हैं, तो ये सहकारी समिति के माध्यम से। इसके पश्चात कंपनी के द्वारा व्यवसाय। कंपनी में जब यहाँ पर अधिक मात्रा में पूंजी को एकत्रित कर कर अधिक से अधिक लोग मिलकर समूह के रूप में काम करते हैं, यहाँ पर कंपनी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस अध्याय में हम व्यवसाय संगठन का जो पहला रूप है एकल स्वामित्व वाला व्यापार व्यावसायिक संगठन का सरलतम रूप है और क्रमशः हम इसके विभिन्न स्वरूपों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एकल स्वामित्व वाला व्यापार क्या है। यहाँ हमारे सामने हम देखते हैं एकल स्वामित्व वाले व्यापार या एकाकी व्यापार क्या है। हम अपने आसपास, घरों के आसपास देखते हैं जो किराने की दुकान है, परचून की दुकान है, चाय पानी की दुकान है या किसी भी अन्य प्रकार के जो हम रोजाना वस्तुएं उपयोग करते हैं, उनकी जो छोटी छोटी शॉप्स या छोटी छोटी जो दुकान होती हैं, वे दुकानें जो हैं वो एकाकी व्यापार कहलाते हैं। तो यहाँ पर एकल स्वामित्व जो व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम और सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप है। इसे हम एकाकी व्यवसाय, एकल व्यापारी या व्यक्तिगत उद्यमी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। यहाँ पर व्यक्तिगत उद्यमी मतलब स्वयं के द्वारा प्रयास करने वाला। तो एकल स्वामित्व व्यवसायिक संगठन का वह स्वरूप होता है जिसमें व्यवसाय का स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास होता है। तो एकल स्वामित्व वाला जो व्यवसाय है वो क्या कहलाता है? जिसमें व्यवसाय का स्वामित्व एक अकेले व्यक्ति के पास ही
होता है। जिन व्यवसायों में व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है उनमें एकल स्वामित्व अधिकांशतः देखने को मिलता है। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, ब्यूटी पार्लर हो गए, लघु खुदरा दुकानें, छोटी छोटी जो किराने की दुकान है या जो भी वस्तुओं की दुकान है, परचून की दुकान है, बेकरी हो गई, ड्राई क्लीनर्स आदि इत्यादि, ये सब एक प्रकार के जितनी भी प्रकार के हमारे रोजाना के उपयोग की वस्तुएं जहाँ से हम खरीदते हैं, ये सारे जो उदाहरण हैं एकल स्वामित्व के हैं। अब यहाँ हम परिभाषा देखते हैं कि एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसकी स्थापना, वित्त व्यवस्था एवं प्रबंध एक निजी उद्यमी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ करता है। यहाँ पर एकल स्वामित्व के अंतर्गत जो भी संस्था की या व्यावसायिक संस्थान की स्थापना करता है, उसकी वित्त व्यवस्था, उसकी प्रबंधकीय व्यवस्था, उसकी संचालन संबंधी व्यवस्था पूर्ण स्वतंत्रता के साथ एक व्यक्ति ही करता है, और वही व्यक्ति सभी प्रकार की जोखिम उठाता है, साथ ही सभी प्रकार का लाभ भी प्राप्त करता है। यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए वही व्यक्ति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर जाने शुबिन के अनुसार एकल स्वामित्व के अंतर्गत एक ही व्यक्ति संगठन करता है, वही उसका स्वामी होता है और अपने स्वयं के नाम से व्यवसाय का संचालन करता है। डाबर ने कहा है, एकल व्यापारी वह व्यक्ति होता है जो अपना व्यवसाय स्वयं यानी बिना साझेदार की सहायता से चलाता है, स्वयं की पूंजी लगाता है, अपने संपूर्ण श्रम का उपयोग करता है, वह स्वयं अन्य व्यक्तियों की सहायता लेता है जिन्हें वह प्रतिफल के रूप में वेतन देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ कि एकल स्वामित्व में एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं, अर्थात जो व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी है वही स्वामी होगा, उसके अलावा कोई और नहीं का सिद्धांत है। एकल स्वामित्व व्यवसाय को एक ही व्यक्ति स्थापित करता है, पूंजी लगाता है, संचालन, निर्देशन, प्रबंधन एवं संगठन भी वह स्वयं करता है। तो जब ये सारी चीजें भाई एक अकेला व्यक्ति करता है तो इसका मतलब क्या, लाभ हानि भी वो स्वयं वहन करता है। व्यापार का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता। तो यहाँ हमने जाना कि एकल स्वामित्व वाला व्यापार क्या है। यहाँ पर एकल स्वामित्व वाला व्यापार जिसमें एक अकेले व्यक्ति के द्वारा स्वयं की पूंजी लगाई जाती है, संपूर्ण व्यवसाय का संचालन स्वयं के द्वारा किया जाता है, जो भी व्यवसाय से निर्णय डिसीजन उसको लेना है वो स्वयं लेता है। तो इस प्रकार के संचालन वाली व्यावसायिक इकाई जो है वो एकल स्वामित्व वाली व्यवसाय कहलाती है। यहाँ हम देखेंगे एकल स्वामित्व की विशेषताएं क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। पहली विशेषता एकाकी स्वामित्व। इसमें एक अकेले व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है, वह समस्त कार्यों व जोखिम का जिम्मेदार वो अकेला होता है। यहाँ पर ध्यान दें, यदि एकाकी व्यापार यदि उचित समझे तो व्यापार में सहायता करने के लिए वो अलग से किसी व्यक्ति को रख सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मूल रूप से व्यवसाय का संचालन करता है वो अकेला एक स्वामी होता है। दूसरा है आसान गठन एवं समापन। एकल स्वामित्व व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए किसी भी वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ दशाओं में अवश्य लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन एकल स्वामित्व के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। इस प्रकार व्यवसाय का जो संचालन है वो बड़ी आसानी से उसकी स्थापना की जा सकती है और इसके समापन भी जो है जब चाहे इच्छा अनुसार किया जा सकता है। तीसरा है असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व का मतलब है जिसमें दायित्व की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एकल स्वामित्व में जब व्यवसायी अपनी व्यक्तिगत पूंजी लगाता है और यदि व्यवसाय में लगाई गई पूंजी से ज़्यादा उसका नुकसान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय की पूंजी के अलावा उसकी यदि कोई व्यक्तिगत संपत्ति भी है तो उससे उसको ऋण चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर उसके दायित्व की सीमा नहीं होती, अर्थात असीमित उत्तरदायित्व उसके होते हैं। फिर चौथा है पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध। एकल स्वामित्व में व्यवसाय ही इसके प्रबंध एवं नियंत्रण का कार्य करता है। तो यहाँ पर अकेले स्वामी का ही पूरे व्यवसाय पर नियंत्रण होता है एवं व्यवसाय की प्रबंध संबंधी व्यवस्था का संचालन उसे स्वयं ही करना होता है। फिर है चुनाव की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर एकल व्यवसाय वाले व्यवसायी को अपने व्यवसाय को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, अर्थात वो
अपने हिसाब से तय कर सकता है कि उसे किस प्रकार का व्यवसाय करना है। तो यहाँ पर व्यवसाय के चुनाव की उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। फिर संपूर्ण लाभ का स्वामी, एकल व्यवसाय में व्यवसाय ही संपूर्ण लाभ एवं हानि जोखिम का अकेले जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि जो स्वामी है वही व्यवसाय की जोखिम को वहन करने वाला होगा। तो जो भी संपूर्ण लाभ हानि होगी उसका जिम्मेदार एक अकेला व्यक्ति अर्थात एकल व्यवसाय ही होगा। फिर संचालन की स्वतंत्रता, यहाँ पर एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में सरकारी नियम जो है वो शिथिल होते हैं, अतः एकाकी व्यापारी को इसके संचालन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अर्थात वो अपने हिसाब से व्यवसाय का वैधानिक तरीके से जो है पूर्ण संचालन कर सकता है। यह एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के दोष या हानि। अब हम यहाँ देखेंगे कि व्यवसाय के दोष क्या हैं या हानियाँ क्या हैं एकल व्यवसाय। तो जैसा कि पहला है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व होने के कारण व्यवसाय में हानि होने से व्यवसाय पूंजी के साथ व्यक्तिगत संपत्ति भी डूब जाती है। दूसरे, सीमित वित्तीय साधन है। पूंजी लगाने के कारण व्यक्ति के अकेले होने के कारण पूंजी की मात्रा कैसी होती है? सीमित होती है। वह उसकी साख सीमित होती है, अतः वित्तीय संस्थान से अधिक ऋण प्राप्त नहीं हो पाता। फिर सीमित कार्यकुशलता, चूंकि अकेले स्वामी होने के कारण उसकी जो कार्यकुशलता है वो सीमित होती है, फलतः सीमित कार्यकुशलता के कारण व्यवसाय का विकास जो अपेक्षित रूप से नहीं हो पाता। फिर अनवरत संचालन में कमी, एक ही व्यक्ति पर निर्भरता होने के कारण व्यवसाय को निरंतर रूप से संचालित करने में कमी आती है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं कि व्यवसाय के द्वारा जो है अकेले होने के कारण व्यवसाय का संचालन कठिन हो जाता है, निरंतरता उसमें कम हो जाती है। फिर निर्णय से नुकसान, एकल व्यवसाय की बुद्धि सीमित होने के कारण कभी कभी वह उतावलेपन में, जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है, निर्णय ले लेता है जिससे व्यवसाय को नुकसान होता है। फिर सीमित साख क्षमता, अकेले व्यवसाय की स्वयं की साख क्षमता सीमित होती है। वह व्यवसाय का स्वरूप छोटा होने के कारण उसकी ख्याति कम होती है और उसे अपेक्षाकृत ऋण प्राप्त नहीं हो पाता। फिर गोपनीयता में संदेह, यहाँ पर एकल व्यवसाय की गतिविधियों के गोपनीय होने के कारण व्यवसाय की वास्तविक प्रगति के प्रति सदैव संदेह बना रहता है। तो यहाँ पर ये है एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के दोष या हानि। यहाँ हम देखेंगे एकल स्वामित्व वाले व्यापार के गुण, उसके लाभ या उसके महत्व क्या है। एकल स्वामित्व वाला जो व्यवसाय है उसकी स्थापना करना बहुत सरल और सुगम होती है। सामान्य तौर पर जो भी ये व्यवसाय होते हैं जिनको हम अक्सर देखते हैं परंपरागत होते हैं, तो इनका संचालन जो है सरल होता है। इसके बाद वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्ति, एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय की स्थापना के लिए हमें बहुत सारे विशेष साधनों की आवश्यकता नहीं होती। अनेक स्वरूप की भांति यहाँ पर जो है वैधानिक औपचारिकताओं का हमें अधिक पालन नहीं करना पड़ता। अर्थात जो हमारे पास जितनी मात्रा में पूंजी है, जितनी मात्रा में हमारे पास साधन है, हम उन्हीं से व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। फिर व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता, यहाँ पर सबसे बड़ा महत्व है, इसका गुण है एकल स्वामित्व वाले व्यापार का कि कोई भी व्यवसायी अपनी रुचि व इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार के वैध व्यवसाय को चुनने में स्वतंत्र रहता है। अर्थात वो अपनी इच्छा अनुसार जो है किसी भी प्रकार के व्यवसाय का चयन कर सकता है। इसके बाद शीघ्र निर्णय, यहाँ पर ये गुण है उसका कि चूंकि एक अकेला स्वामी ही व्यवसाय का संचालन करता है, उसको व्यवसाय के सारे तरीके, किस प्रकार से वो व्यवसाय करना चाह रहा है, कर रहा है, वो सारे डिसीजन उसके पास होते हैं। तो ये उस आधार पर जो है वो शीघ्र निर्णय ले लेता है। तो इस प्रकार से वो स्वयं शीघ्र निर्णय ले लेता है, उसको डिसीजन लेने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। फिर प्रत्यक्ष प्रेरणा, चूंकि अकेले व्यवसायी के द्वारा व्यवसाय का संचालन संपूर्ण रूप से किया जाता है, तो जो भी व्यवसाय में अधिकतम लाभ होता है, व्यवसाय के संबंध में जो भी वो नीतियां बनाता है, उससे जो भी उसको फायदा होता है, तो उसकी सफलता से वो स्वतः अपने आप अभिप्रेरित होता है और साथ ही वो प्रत्येक अवसर का लाभ उठाकर जो है वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता है। इसके अलावा गोपनीयता, एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में जैसा कि हम जानते हैं कि एक अकेले व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है,
तो व्यवसाय की प्रत्येक गतिविधियां की जानकारी उस स्वयं को अकेले होती है। तो व्यवसाय किस प्रकार का किया जा रहा है, कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, कहाँ कहाँ उसकी बिक्री होना है, कौन कौन से उसके ग्राहक हैं, किस प्रकार का बाजार में उसका सेटअप है, ये सारी बातें उस व्यवसायी के दिमाग में होती हैं। तो यहाँ पर जो है गोपनीयता बनी होती है। इसके अलावा मितव्ययिता, संपूर्ण लाभ हानि का वो अकेले जिम्मेदार होता है। अतः व्यावसायिक व्ययों को कम से कम कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। चूंकि संपूर्ण व्यवसाय का संचालन उस अकेले व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, इसलिए कहाँ कहाँ वो बचत कर सकता है। अनावश्यक व्यय जो फर्म में हो रहे हैं, संस्था में हो रहे हैं, उन व्ययों को वो स्वयं कम कर सकता है और यहाँ पर अनावश्यक व्ययों को कम करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एकल स्वामित्व वाले जो व्यापार हैं उसके गुण, उसका लाभ या उसका महत्व क्या है। यहाँ पर अभी हमने जाना कि एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा क्या है। साथ ही हमने उसके विशेषताएं देखी, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उसके गुण क्या हैं, उसका लाभ क्या है, उसका महत्व क्या है, साथ ही उसके उद्देश्य क्या हैं। साथ ही एकाकी व्यापार से हानियां भी हैं। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में जो व्यवसायी है वो अपने पूर्ण स्वतंत्रता के साथ व्यवसाय को स्थापित कर सकता है, व्यवसाय का संचालन अपनी इच्छानुसार कर सकता है और संपूर्ण व्यवसाय का लाभ जो है स्वयं उठा सकता है। इस स्थिति में क्या हम ये माने कि एकल स्वामित्व वाला जो व्यवसाय का नियंत्रण है वो सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात व्यवसाय के अंतर्गत जो भी व्यवसाय संगठन के अंतर्गत एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय क्या बेहतर है। इस बारे में हम यहाँ जानेंगे कि एकल स्वामित्व व्यवसाय के गुणों के कारण विलियम आर बैंसेट ने इसे व्यवसाय के अन्य स्वरूपों की तुलना में श्रेष्ठ माना है। उनका कहना है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ होता है, बशर्ते वह अकेला व्यक्ति इतना योग्य हो कि प्रत्येक कार्य का प्रबंध स्वयं कर ले। यहाँ पर विलियम का कहना है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है उसका नियंत्रण जो है, कंट्रोलिंग जो है, वो विश्व में श्रेष्ठ है। यहां हमने देखा था कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो जरूरी है कि बशर्ते वो अकेला व्यक्ति इतना योग्य हो कि प्रत्येक कार्य का प्रबंध स्वयं कर ले। यदि व्यक्ति योग्य है, कार्यकुशल है, अनुभवी है, शिक्षित है, व्यवसाय की संपूर्ण तकनीकों को वो बेहतर ढंग से जानता है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो नियंत्रण किया जा रहा है व्यवसाय का वो निश्चित रूप से श्रेष्ठ होगा। तो इस स्थिति में हम यहाँ कहेंगे कि एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण जो है व्यावसायिक क्रिया में श्रेष्ठ है। तो स्पष्ट है कि एकल स्वामित्व विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इसके लिए आवश्यक शर्त है कि व्यापार का संचालक इतना योग्य, गुणी, संपन्न व सामर्थ्यवान होना चाहिए कि व्यापार संबंधी प्रत्येक कार्य को वो स्वयं कर सके और व्यापारिक उथल पुथल या अनिश्चितताओं व जोखिम को वहन कर सके। एक छोटे व्यवसाय में तो ये संभव है, परंतु बड़े आकार के व्यवसाय में ये संभव नहीं हो पाता। तो यदि व्यवसाय छोटे आकार का है तो और साथ ही यहाँ पर संचालक कुशल, योग्य, गुणी है, सामर्थ्यवान है, तो ऐसी स्थिति में वो आने वाली भविष्य में व्यापार की जो अनिश्चितताएं हैं, जोखिम है, उनको वो वहन कर सकता है। लेकिन यदि व्यवसाय बड़ा है तो बड़े व्यवसाय की जटिलताएं भी बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर जब बड़ा व्यवसाय होगा तो एक व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभावान व सर्वगुण संपन्न क्यों ना हो, अकेले उनका सामना नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ होता है, ये उचित है, लेकिन ये छोटे प्रकार के व्यवसायों के लिए उचित है जहाँ पर कि उत्पादन कम मात्रा में होता है, छोटी इकाई है। लेकिन जहाँ पर बड़ी इकाई है, बड़ी मात्रा में व्यवसाय है, बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, वहाँ पर एक अकेला व्यक्ति संपूर्ण रूप से व्यवसाय का संचालन कर ले, ये कहना मुश्किल है।